पुनः मेरी क्लास में आपका स्वागत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए फिर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। समानता के अंतर्गत कि शैक्षिक व्यवस्था पिछड़े तथा अन्य वर्ग तथा कार्यक्रम। समाज के शैक्षिक व्यवस्था में पिछड़े वर्गों, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के वर्गों के अनुकूलन प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। शैक्षिक व्यवस्था में पिछड़े वर्गों, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों के वर्गों को अनुकूल प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। पर्वतीय तथा मरुस्थल जिलों को, दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों को उपयुक्त संस्थागत संरचना प्रदान की जाएगी। शिक्षा की जो संरचना है वे पर्वतीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जिलों में, दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ आने जाने की साधन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में, इस सब में क्या की जाएगी? शिक्षा की संरचना जो पिछड़े वर्ग हैं उनको प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। शैक्षिक वर्ग से वंचित या पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर, शैक्षिक वर्ग से वंचित या पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या ध्यान दिया जाएगा? कि समानता तथा न्याय को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें दी गई संवैधानिक प्रावधान शामिल है, जैसे अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करना तथा उनकी प्रशासन करना तथा उनकी भाषा व संस्कृति की सुरक्षा। क्या करना? संवैधानिक प्रावधान में शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करना है, उसका प्रशासन, भाषा और संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करना है। अल्पसंख्यक के अंतर्गत ये समानता शिक्षा के अंतर्गत में ये अल्पसंख्यक लोग भी आते हैं, वंचित वर्ग के लोग आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विकलांग। विकलांग में नई शिक्षा नीति शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग को बराबर के साझेदारी की तरह आम जनता के साथ समन्वित करने का प्रस्ताव रखती है। यह उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार कर उनसे जीवन का सामना उत्साह तथा आत्मविश्वास के साथ करने की अपेक्षा भी रखती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। क्या क्या है? असमर्थी तथा विकलांगताओं तथा अन्य विकलांगता वाले बच्चों को की शिक्षा अन्य बच्चों की समान हो। असमर्थी तथा विकलांगता तथा अन्य विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा क्या हो? अन्य बच्चों के समान होनी चाहिए। दूसरा, जहां तक संभव हो सके मुख्यालयों में छात्रावासों सहित विशेष विद्यालयों का प्रावधान किया जाए। जहां तक संभव हो सके जिला मुख्यालयों में छात्रावासों सहित विशेष विद्यालयों का प्रावधान किया जाए, ताकि इस वर्ग के बच्चे शिक्षा के लिए आगे आ सके, विद्यालय की ओर उनकी समीपता, विद्यालय की ओर वे खींचे चले आए। विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे क्या करें? एक जगह सामूहिक होकर अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल हो और अपनी उचित मजदूरी भी वे अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त कर सके। विकलांग बच्चों की विशेष कठिनाइयों के समाधान के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनः अभिमुखता होनी चाहिए। विकलांगों के बच्चों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करना, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा होनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में शिक्षा की परिभाषा दी गई है
कि जिसके अनुसार मुक्ति मिलती है। क्या इसका अभिप्राय है अज्ञान तथा अत्याचार से मुक्ति? इसका अभिप्राय है अज्ञान तथा अत्याचार से मुक्ति। धर्म ग्रंथों में शिक्षा की क्या परिभाषा दी गई है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे अज्ञानता और अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। आधुनिक युग में इसमें पढ़ने तथा लिखने की योग्यता निहित है। यही अधिगम का मूल साधन है। प्रौढ़ शिक्षा का महत्व साक्षरता के साथ निर्णायक है। नई नीति ने विभिन्न उपायों तथा मार्गों द्वारा 15 से 35 वर्ष के आयु वर्गों में प्रौढ़ सतत शिक्षा के एक विशाल कार्यक्रम का सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है कि ग्राम क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना हो, नियोजकों, श्रमिक संघों तथा सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा कर्मियों की शिक्षा हो। क्या हो? ग्राम क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। नियोजकों, श्रमिक संघों तथा सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा कर्मियों की शिक्षा मिलनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थान होनी चाहिए। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? और नहीं तो आप लोग मुख्य बिंदुओं को लिखने की जरूर चेष्टा करें ताकि सारी बात याद रह सके। इसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय भी आते हैं कि देश के विभिन्न भागों के प्रतिभावान बच्चों को, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण होंगे, नवोदय विद्यालय में भी खुलने चाहिए, जिससे बच्चों को अधिकांश क्या होनी चाहिए? अधिकांश ग्रामीण होंगे, जो तीव्रतर गति से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में क्या होनी चाहिए? एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रौढ़ तथा सतत प्रयास शिक्षा भी होनी चाहिए, जिसमें रेडियो, टेलीविजन तथा फिल्में, जन शिक्षण तथा सामूहिक अधिगम साधन की व्यवस्था हो। कहने का तात्पर्य पहले क्या था? रेडियो के माध्यम से भी शिक्षा का प्रसार होता है, टेलीविजन के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सारे ये सब चीज क्या है? इनके जो जनजातीय वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जहाँ शिक्षा या विद्यालय नहीं खुल पा रहे, वे लोग इस तरह से रेडियो, टेलीविजन एवं फिल्मों के द्वारा सामूहिक अधिगम साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे सतत प्रयास में रहें। पुस्तकों, पुस्तकालयों तथा वाचनालय को व्यापक बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम समूहों तथा संगठनों का गठन करना चाहिए। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। स्वाध्याय में सहायता का आयोजन तथा आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, जन शिक्षण तथा सामूहिक अधिगम साधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पुस्तकों, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम समूहों तथा संगठनों का गठन करना चाहिए। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। स्वाध्याय में सहायता का आयोजन होना चाहिए। आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होनी चाहिए, जिससे क्या हो? प्रौढ़ शिक्षा का सतत प्रयास हो सके और ये साक्षरता की तरफ अपना कदम उठा सके और विभिन्न तरह की रुचि में ये क्या कर सके? भाग ले सके। यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारत में शिक्षा की शिक्षा की समानता के अवसरों को प्रदान करने के लिए समस्याएं बहुत गंभीर होने के कारण इनका मुकाबला प्रत्येक स्तर पर करना आवश्यक है। यह स्तर पर सरकार के, विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के तथा स्कूलों के साथ
शिक्षकों के, राजनीतिज्ञों के तथा अर्थशास्त्रियों के, यह स्तर सरकार के, विश्वविद्यालय के, कॉलेजों के तथा स्कूलों के साथ तथा शिक्षकों के, राजनीतिज्ञों के साथ तथा अर्थशास्त्रियों के साथ होनी चाहिए। इस पर क्रियान्वयन क्या किया गया है या इसकी समीक्षा की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि नई शिक्षा नीति में आयामों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अवश्य की जानी चाहिए। इसकी समीक्षा की गई है कि नई शिक्षा नीति में आयामों की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अवश्य की जानी चाहिए। थोड़े थोड़े अंतराल पर कार्यान्वयन, प्रगति और विकसित झुकावों का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति वर्तमान में उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। क्या दे? नई शिक्षा नीति में वर्तमान में उचित राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दे। इसका उद्देश्य शिक्षा का ऐसा प्रभावी यंत्र बनाना है। इसका क्या उद्देश्य है? ऐसा प्रभावी शिक्षा यंत्र बनाना है जिसके पास माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का उद्देश्य प्राप्त हो सके। इसमें संशोधन करना व नई शिक्षा प्रदान करना है। आगे हम इसका मूल्यांकन को, नई शिक्षा नीति के मूल्यांकन को देखेंगे कि विभिन्न समानता के आधार पर इन्होंने अल्पसंख्यक, विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जनजाति और क्या क्या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, कबीलाई क्षेत्रों में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, उसके कारण इनका समीक्षा की गई। उसके बाद इसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान हम देखते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विवेचन से स्पष्ट है कि यह नीति बहुत सीमा तक शिक्षा नीति से मिलती जुलती है। वास्तव में जब तक शासन पद्धति में या जन आवश्यकता में या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, तब तक क्या होती है? तब तक नीति पर पुरानी नीति के स्पष्ट छाप रहती है। जब तक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमारी नई शिक्षा नीति नहीं होगी। नई शिक्षा नीति से अभिप्राय पूर्ण रूपे नवीन से न होकर वरन पुरानी नीति की कमियों को दूर करके नई परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त रूप देना होता है। नई नीति वास्तव में पुरानी नीति को ही परिमार्जित रूप देती है। नई नीति वास्तव में पुरानी नीति को ही परिमार्जित रूप देती है। इसलिए नीति 1986 का पुरानी नीति से साम्य, स्वाभाविक एवं तर्कसंगत ही प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था? एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता, तुलनीयता, केंद्र का दायित्व, भारतीय शिक्षा सेवा जैसे प्रावधान इस दिशा में क्या हो गए? मील के पत्थर सिद्ध हो गए। कंप्यूटर के ज्ञान की महत्ता से भारत न केवल आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ने से बच सकेगा, वरन साथ ही साथ प्रशासन में चुस्ती फुर्ती भी आ सकेगी। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना में ग्रामीण अंचलों के युवाओं की उन्नति करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना से क्या होगा? युवाओं की उन्नति करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे तथा ग्रामीण परिवेश एवं आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान कार्य कम मूल्य की उपयोगी तकनीक
विकसित करने को बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीव्र प्रक्रियाएं की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, व्यावसायीकरण, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर जैसे प्रस्ताव पिछली शिक्षा नीतियों में भी हो रहे थे कि प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जोर दिया गया। शैक्षिक वर्ग में यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नई शिक्षा नीति में तकनीकी क्षेत्र को दी जाने वाली प्रधानता से जहां एक ओर शिक्षा महंगी हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। वित्तीय भार रहित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का विचार शिक्षा के प्रसार की प्रवृत्ति पर एक बड़ा आघात सिद्ध हुआ है ना। इसका मूल्यांकन के दौरान ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक का जब अगर हम नई शिक्षा नीति में तकनीकी क्षेत्र को लाते हैं और उससे रिलेटेड अगर हम ज्ञान देते हैं, तो वो शिक्षा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, जो कि आज हमारे बच्चे के पास हर वर्ग के बच्चों के पास नहीं है। तो ये शिक्षा का विचार है, ये क्या हो जाएगा कि शिक्षा का मूलभूत जो उद्देश्य है वो ही समाप्त हो जाएगा। शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वित्तीय भार रहित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का विचार शिक्षा के प्रसार की प्रवृत्ति को वित्तीय भार रहित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का विचार शिक्षा के प्रसार की प्रवृत्ति पर एक बड़ा आघात सिद्ध हुआ है। एक तरफ तो शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाने का संकल्प किया जा रहा है और दूसरी तरफ देश की बहुसंख्यक अशिक्षित जनसंख्या आवश्यकताओं को अनदेखा करके बहुत थोड़े से साधन संपन्न अभिजात वर्ग के लिए नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। क्या है, बहुत बड़ी संख्या में क्या है, जनसंख्या की आवश्यकता, बहुसंख्यक अशिक्षित में बहुत ज्यादा संख्या में जो अशिक्षित जनसंख्या है ना, अनदेखा करना है। किस चीज को, अभिजात वर्ग। अभिजात मीन्स यहाँ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग है ना, हर वर्ग के लोग हैं, उसको क्या करनी चाहिए, उस पर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस शिक्षा के विस्तार को संकुचित करने का तर्क दिया गया। क्या तर्क दिया गया कि शिक्षा में छात्रों की संख्या क्या हो रही है, विस्फोटक होती जा रही है। ऊपर से देखने पर यह प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस समय देश के 17-23 वर्ष आयु वाले वर्ग के अधिकांश ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो रोजगार की समस्या को क्या हो जा रही है, एक जटिल समाधान बन जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त अगर कर ले रहे हैं, 17 से 23 आयु वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले हैं, तो रोजगार की समस्या की जो जटिल है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शिक्षा जगत में प्रजातांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाना भी नवीन शिक्षा नीति की आलोचना का एक खास मुद्दा है। क्या है, शिक्षा जगत में प्रजातांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाना नवीन शिक्षा नीति की आलोचना का एक खास मुद्दा है। जैसा कि हमने पहले क्या बताया कि नई शिक्षा नीति कब आती है, जब तक राजनीतिक आर्थिक मुद्दा नहीं उठता है, तब तक शिक्षा की नई क्रांति उभर कर हमारे सामने नहीं आती है। तो ये आलोचना का एक खास मुद्दा हो गया है। शैक्षिक वर्ग, विशेषकर अध्यापक इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। इससे विश्वविद्यालयों, विशेषकर अध्यापकों की शैक्षिक स्वायत्तता का हनन हो रहा है। वे स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों को एक सम्मानजनक और सुविधापूर्ण स्थिति मिलनी चाहिए ताकि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर किए जा रहे विचार विमर्श से विभिन्न प्रस्तावों के पीछे क्या दर्शन छुपा है तथा सरकार का क्या इरादा है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर
किए जा रहे विचार विमर्श से विभिन्न प्रस्तावों के पीछे क्या दर्शन छुपा है तथा सरकार का क्या इरादा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है या अभिजात वर्ग के लिए और अधिक सुविधाएं देनी है। परंतु स्पष्ट है कि यदि वर्तमान नौकरशाही प्रवृत्तियां तथा परंपराएं समाप्त नहीं की जाती है तो निजी क्षेत्र की प्रधानता देने, नवोदय विद्यालय खोलने, उस शिक्षा को सीमित करके रोजगार से अलग करने तथा शिक्षा जगत में प्रजातांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाने से हमारी शिक्षा प्रणाली अभिजात वर्ग की सेवक बनकर ही रह जाएगी तथा लॉर्ड मेकाले के द्वारा देखा तो स्वप्न स्वतंत्र भारत में साकार रूप ले लेगा। अभिजात वर्ग का सेवक बनकर ही रह गई है ना। मैकाले के द्वारा स्वप्न स्वतंत्र भारत में साकार रूप ले लेगा। नवीन, और इसके क्या मूल्यांकन है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आलोचनाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए कुछ प्रावधान स्वागत योग्य है। कुछ प्रावधान स्वागत योग्य है। शिक्षाविदों के द्वारा नई शिक्षा नीति में कुछ भी पूर्ण रूपेण न खोज पाने से नई बोतलों में पुरानी शराब की संज्ञा देने की चर्चा करना आवश्यक है। इसमें संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई है कि भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की थी। नीति में बल दिया गया था कि संघर्षपूर्ण और रचनात्मक इन दो भूमिकाओं के लिए शिक्षा को सशक्त बनाया जाए। किसके लिए? संघर्षपूर्ण रचनात्मक इन दो भूमिकाओं के लिए शिक्षा को सशक्त बनाया जाए। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक सत्र उपरांत विभिन्न संकल्पों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई। क्या की गई? जनार्दन रेड्डी समिति के द्वारा भी 1991-92 में आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिशों के अमल में आने से पहले ही पुनः परिवर्तित केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और समीक्षा समिति का गठन जुलाई 1900 नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और समीक्षा समिति का गठन जुलाई 1991 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इस दूसरी समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1992 में भारत सरकार को दे दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित प्रारूप आचार्य राममूर्ति समिति प्रतिवेदन के अनुसार स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन सुझाने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता की एक समिति नियुक्त की गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन सुधारने के लिए भी आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। आचार्य राममूर्ति समिति ने दिसंबर 1990 को अपनी अंतिम पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नवोदय विद्यालयों की योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता और इसके स्तर, मूल्य शिक्षा और चरित्र निर्माण संसाधन और प्रबंधन तथा
ग्रामीण शिक्षा पर पृथक रूप से विचार करने के लिए 6 उप समितियां नियुक्त की। इसका समिति के जो गठन हुए उसके बाद मूल्यांकन हुआ, उसका आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा समीक्षा की गई कि सार्वभौमिकरण और नवोदय विद्यालयों की योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता और इसके स्तर, मूल्य शिक्षा और चरित्र निर्माण, संसाधन और प्रबंधन तथा ग्रामीण शिक्षा पर पृथक रूप से विचार करने के लिए 6 उप समितियां नियुक्त की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन डाल लीजिए कि जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति शिक्षा जगत में क्यों विख्यात है? जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति शिक्षा जगत में क्यों विख्यात है एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों को बतलाइए। इसके साथ हम विदा लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पुनः आप लोग से मिलेंगे। अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।